हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी और सारी चीज़ों को आप अच्छे से मैनेज कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टर्किश इन्वेडर्स में दूसरी क्लास को कवर किया था, जहां पर हम लोगों ने महमूद गजनवी की कहानी को देखा था और परखा था और यह समझा था कि किस तरीके से महमूद गजनवी ने 1001 से लेकर 1027 के बीच में 17 बार भारत में आक्रमण किया, जिसका इम्पैक्ट भारत की धरती पर क्या हुआ, किस तरीके से भारत में इस्लाम धीमे धीमे फैलने लगा और कौन कौन सी जगहों पर आक्रमण किया, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके थे। अब आज की क्लास में एक तीसरा और अर्लियर मिडवेल के आखिरी फेज को हम लोग कवर करेंगे और ये जो आखिरी फेज है इसमें हम लोग तीसरे इन्वेडर की बात करेंगे, मतलब तीसरे लुटेरे की बात करेंगे, जिसका नाम है मोहम्मद गोरी। अब गोरी की कहानी कहां से शुरू होती है? यह कहानी भी अफगानिस्तान से ही शुरू होती है। तो शुरू किया जाए इस कहानी को। आप बताएं, मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है? क्लियरली देख और सुन पा रहे हो आप लोग मुझे? चलिए, बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आप लोगों ने पिछले दोनों इन्वेडर्स की कहानी को सुना, पहले मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण करता है, उसके बाद आपने देखा करीब 250 वर्षों के बाद महमूद गजनवी 1001 में आक्रमण करता है भारत में, और अब ये जो कहानी शुरू होने वाली है ये करीब करीब 1173 के आसपास से कहानी शुरू होने वाली है। ये कहानी है अफगानिस्तान की, लेकिन यह भारत से जुड़ जाएगी। कैसे जुड़ जाएगी उसको समझते हैं। यह हमारा भारत है, ठीक है। जब हम इधर प्रोविंसेस में बात करते हैं तो अफगानिस्तान में आज की भी डेट में एक प्रोविंस है जिसको गोर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है बेटा इसका? गोर, ठीक है। गोर में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, एक वंश चला करता था। इस वंश को घुरीद वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? घुरीद वंश, ठीक है। गोर में कौन सी डायनेस्टी चल रही है? घुरीद डायनेस्टी चल रही है, ठीक है भाई। क्लियर है इतनी बात? अब देखिए, घुरीद डायनेस्टी का जो शासक है इसका नाम है गियाथ अल-दीन मोहम्मद। इसका शासक कौन है? गियाथ अल-दीन मोहम्मद। गियाथ अल-दीन मोहम्मद, ठीक है। बात को समझिएगा। अब ये जो गियाथ अल-दीन मोहम्मद है इसका एक छोटा भाई भी है, और इसके छोटे भाई का नाम है, इसका जो छोटा भाई है इसका नाम है मोहम्मद बिन साम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन साम, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? एक बार फिर से समझिएगा। भारत से कोसों दूर अफगानिस्तान में एक घोर प्रांत हुआ करता था। घोर प्रांत में घुरीद वंश शासन कर रहा था, ठीक है, 12वीं शताब्दी में। अब घुरीद वंश का शासक उस टाइम पे कौन था? जिसका नाम था गियाथ अल-दीन मोहम्मद। जो गियाथ अल-दीन मोहम्मद है ये बड़ा भाई है। इसका जो छोटा भाई है जिसका नाम है मोहम्मद बिन साम। क्या नाम है? मोहम्मद बिन साम। गोर एक ऐसा प्रांत है जो कि एक छोटी सल्तनत की तरह काम कर रहा है, क्योंकि बंजर जमीन है, दूर दूर तक कंकड़ पत्थर के अलावा कुछ नहीं है। तो काम कैसे चलता है? आसपास के क्षेत्रों में लूटपाट करना, फारसी जनजातियों को आसपास के क्षेत्रों में लूटना, इसके अलावा समुद्री लूटपाट करना इधर की तरफ आके नीचे की तरफ। इस तरीके के काम करके यह साम्राज्य चला करता था। साम्राज्य इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि धीमे धीमे करके ये एक्सपेंड कर जाएंगे। धीमे धीमे करके आप देखोगे, इससे पहले जो महमूद गजनवी, जो कि गजनविद डायनेस्टी का शासक था, तो गजनविद अभी भी आसपास के क्षेत्रों में है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, गजनी का शासक जो महमूद गजनवी था वो भी अफगानिस्तान में अपनी सल्तनत चला रहा था, ठीक है।
अब महमूद गजनवी तो रहा नहीं, महमूद गजनवी की मौत हो चुकी काफी पहले। तो जो घोर साम्राज्य है या गुरीद वंश है, ये चल कैसे रहा है? ये गजनविद एम्पायर के कई क्षेत्रों में आक्रमण कर रहे हैं और धीमे धीमे करके ये अपना साम्राज्य बढ़ा लेंगे। और ये सब कुछ किसकी देखरेख में चल रहा है? गियाथ अल-दीन मोहम्मद की देखरेख में चल रहा है। इसका जो छोटा भाई है मोहम्मद बिन साम, ये अय्याश नहीं है, इसके अंदर गोर का सुल्तान बनने के पूरे गुण हैं और अपने भाई को सपोर्ट भी करता है। गियाथ अल-दीन मोहम्मद को हमेशा सपोर्ट करता है। गियाथ अल-दीन मोहम्मद भी मोहम्मद बिन साम से वही सारी अपेक्षाएं रखता है, वही सारी एक्सपेक्टेशन रखता है जो कि एक शासक का भाई उसे सपोर्ट करता है। सारी चीजें यहां पर सही चल रही हैं, लेकिन कुछ इस तरीके की बात नहीं बन रही है कि जो घुरीद वंश है वो पूरे अफगान पर कब्जा कर ले। ऐसी बात नहीं बन रही है। अब ऐसे में यहां पर एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, इनका नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है भाई, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? प्रॉपर पिक्चर फॉर्मेट में अगर आप समझना चाहें तो उस पे आ जाएं क्या? वैसे इसी पे समझेंगे तो ज्यादा सही होगा। एक बार देख लीजिए फिर भी पिक्चर फॉर्मेट में। घुरीद वंश देखते ही देखते पूरे भारत पर कब्जा करेगा, उत्तर भारत में आकर। ठीक है, बट फिलहाल अभी यहीं पर रहिए, समझिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं आज, ऐसा क्यों हो रहा है? आई होप आप सभी तक आवाज मेरी पहुंच रही होगी प्रॉपर। ओके, चलिए। तो ये जो घुरीद वंश है इसकी बागडोर संभाल रहा है गियाथ अल-दीन मोहम्मद। गियाथ अल-दीन मोहम्मद का भाई है मोहम्मद बिन साम। अब ऐसे में यहां पर एक धार्मिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, अब जो काकी है ये धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा देते हैं। घुरीद वंश के अंदर और जितना भी साम्राज्य है इसके अंदर जो लाखों लोग थे, वो लाखों लोग कहीं ना कहीं बख्तियार काकी को अपना गुरु मानते थे। बख्तियार काकी हर वर्ष हजारों शिष्यों को पढ़ाते थे और हजारों शिष्यों को इस्लाम की जानकारी देते थे और ज्ञान बांटते थे। और साथ में जो बख्तियार काकी हैं इनको गियाथ अल-दीन मोहम्मद का संरक्षण भी मिला हुआ है। संरक्षण का मतलब प्रोटेक्शन मिली हुई है। तो जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, एक टाइम हुआ करता था जब इन्होंने अल-दीन मोहम्मद को भी पढ़ाया था। तो अल-दीन मोहम्मद आज की भी डेट में पॉलिटिकली कहीं पर अगर फंसता है तो वो बख्तियार काकी से विचार विमर्श करता है। ठीक है, गुरु की तरह उनसे रास्ते की मांग करता है कि भाई आप हमें रास्ता दिखाओ, यहां से मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। अब ऐसे में क्या होता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गियाथ अल-दीन मोहम्मद को ये समझाते हैं एक दिन, और इनका कहना होता है कि जिस तरीके से तुम घुरीद वंश चला रहे हो, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप घुरीद वंश की रक्षा कर सकते हो। आप हमेशा घुरीद वंश की रक्षा करोगे, लेकिन आप जिस तरीके से इस वंश को चला रहे हो और पूरे गौर पर शासन कर रहे हो, आपकी गति इतनी धीमी है कि आप हमेशा के लिए केवल गौर में ही सिमट कर रह जाओगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब गियाथ अल-दीन मोहम्मद का कहना होता है कि गुरुजी बताइए, आप ही रास्ता दिखाइए, आपने हमेशा रास्ता दिखाया है, क्या करना चाहिए? तो बख्तियार काकी का कहना होता है कि अपने आसपास तुम नजर उठा के देखो तो जो तुम्हारा भाई है मोहम्मद बिन साम, उसको भी तुम अपना कुछ काम बांटो, क्योंकि अगर तुम दोनों ही भाई गौर में ही बैठे रहोगे तो केवल तुम गौर की ही हिफाजत करते रह जाओगे। फिर तुम दूसरे जगहों पर कब्जा कब करोगे? तुम इस सल्तनत को बढ़ाओगे कैसे?
अब इसके लिए ग्यात हल्दीन को काकी ने कहा कि ये वो टाइम आ चुका है जब गद्दी तुम्हें छोड़नी होगी। तुम गौर का एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, तुम गौर की बागडोर संभालो, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में अब पैर बढ़ाने के लिए, अपनी चादर पसारने के लिए मोहम्मद बिन साम को आगे लेकर आओ और मोहम्मद बिन सुल्तान को गौर की गद्दी पर बैठाओ। ग्यात हल्दीन हमेशा से जानता था कि काकी कभी भी वो बात नहीं कहेंगे जो कि गौर के खिलाफ हो। ग्यात हल्दीन मान जाता है और इसी के चलते 1173 में, कौन सा ये ईयर है? 1173। ये वो ईयर है जब गौर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद बिन साम को गौर की गद्दी पर बैठाया जाता है। और जैसे ही गौर की गद्दी पर बैठाया जाता है तो सेम उसी तरीके से, जैसे आपने पिछली क्लास में देखा कि गजनी की गद्दी पर जैसे ही महमूद बैठता है तो उसका नाम क्या पड़ जाता है? महमूद गजनवी। सेम उसी तरीके से जैसे ही गौर की गद्दी पर मोहम्मद बिन साम बैठता है, मोहम्मद बिन साम का एक नया नामकरण होता है मोहम्मद गोरी के नाम से। क्योंकि वो गौर का शासक है इसलिए मोहम्मद गोरी कहलाया वो। मेरी बात आप समझे? अब 1173 में यह बन तो गया गौर का सुल्तान। अब काकी को अपेक्षाएं भी हैं, पूरा गौर मोहम्मद बिन साम की तरफ देख रहा है। काकी ने संदेशा भिजवाया मोहम्मद गोरी को कि मैं आ रहा हूं। मोहम्मद गोरी भी खड़ा है काकी के वेलकम में। काकी पहुंचते हैं राज दरबार में। काकी का कहना होता है, तो मोहम्मद गोरी क्या सोचा है तुमने, कैसे बढ़ाओगे इस साम्राज्य को? और वो देखिए ना मिर्जापुर, जिसमें मुन्ना भैया और कलीन भैया के बीच में संवाद चल रहा है। तो कलीन भैया बोलते हैं ना कि मुन्ना कैसे बढ़ाओगे कट्टों का व्यापार? तो मुन्ना क्या कहता है, वो पापा अभी जैसे इमीडिएटली सोचा नहीं है वैसे ही। मोहम्मद गोरी कहता है कि काकी अभी सोचा नहीं है ऐसा कुछ कि कैसे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूं। तो काकी का कहना होता है, बेटा अभी तुम नए नए सुल्तान बने हो, समय लो और सोचो इसके बारे में कि किस तरीके से गुरीद वंश को तुम बढ़ाओगे आगे, किस तरीके से आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करोगे, क्योंकि तुम एक नई सोच वाले शासक हो और मैं जानता हूं तुम ये कर सकते हो। कोई बात नहीं, काकी चले जाते हैं। 3-4 महीने गुजर जाते हैं। इधर मोहम्मद गोरी फूले नहीं संभाल रहा है। अचानक से तख्त जो मिल गया है, गौर का साम्राज्य उसके हाथों में है, पावर एंजॉय कर रहा है। सुबह से शाम तक अलग अलग डिशेस, अलग अलग वैरायटी की बन रही हैं। कभी बकरा तंदूर में लग रहा है तो कभी मुर्गा लग रहा है, और भी 75 तरीके की डिशेस। सुबह शाम रंगारंग नाच गाने का आयोजन किया जा रहा है। गद्दी पर बैठा है, जो केवल सोचता भर है मुंह से निकलता है सामने हाजिर हो जाता है। सब आओ भगत में लगे हुए हैं, पावर एंजॉय कर रहा है। 3 से 4 महीने के बाद काकी फिर आते हैं मिलने। अब टेंशन में है मोहम्मद गोरी कि यार सोचा तो अभी कुछ है ही नहीं। मजे ही करते करते कब 3-4 महीने निकल गए पता ही नहीं लगा। काकी आते हैं, कहते हैं मोहम्मद गोरी कुछ सोचा तुमने? गोरी का कहना होता है, नहीं काकी अभी तो कुछ ऐसा सोच नहीं पाए हैं। तो काकी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। काकी का कहना होता है, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन तुम इस तरीके से निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। मैंने तो गियात अल्दीन को यह बोला था कि यह सही समय है मोहम्मद बिन साम को गद्दी पर बैठाने का, तुम्हें गद्दी पर बैठाने का, और उसने हंसते हंसते अपनी गद्दी भी तुम्हें दे दी। और तुम हो कि केवल और केवल अपनी ताकत को भोग रहे हो। जरा सर उठा के देखो, गौर में लाखों लोग सिर्फ तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, इस उम्मीद से कि तुम कुछ नया करोगे, तुम गौर को समृद्ध बनाओगे, तुम गौर की चकाचौंध को बढ़ाओगे।
मोहम्मद गोरी के दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। काकी कहते हैं, बेटा इतिहास उठा के देखो, मोहम्मद बिन कासिम जो कि अरब से आया था और उसने भारत के सिंध प्रांत और मुल्तान प्रांत को केवल एक बार लूटा था, उसके बाद अरब की चकाचौंध ही बदल गई। उसके बाद कभी भी अरब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद का इतिहास उठाकर देखो, अभी हाल फिलहाल का 100 साल पहले का, जब मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और उसके बाद से देखो गजनवी साम्राज्य का पूरा कब्जा है अफगानिस्तान में। हम तो एक छोटे से प्रांत में बैठे हुए हैं। और अभी तक असल बात यह भी थी कि गजनवी साम्राज्य को घुरीद डायनेस्टी टैक्स भी दे रही थी, क्योंकि ये गजनवी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो काकी का कहना है कि तुम इतिहास उठा के देखो। तो मोहम्मद गोरी कहता है कि क्या करना चाहिए। काकी का कहना होता है, अगर समृद्धि चाहिए तो कहां जाना होगा? भारत जाना होगा। वही वाला हिसाब किताब यार, इन्होंने तो बिल्कुल वही बना रखा था। आईआईटी की तैयारी करनी है तो कोटा जाना होगा, यूपीएससी की तैयारी करनी है दिल्ली मुखर्जी नगर जाना होगा, यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है प्रयागराज जाना होगा। जिसको भी सुख समृद्धि चाह रही हो, हर किसी को भारत आना है। तो काकी जो है वो रास्ता दिखाते हैं मोहम्मद गोरी को, कहां का? भारत का। और इसी के चलते मोहम्मद गोरी अपना पहला आक्रमण भारत में करता है। और पहला आक्रमण कहां करता है? पहला अटैक मोहम्मद गोरी का होता है मुल्तान में। कहां पर? मुल्तान में। कब होता है? 1175 में, 1175 ईस्वी में, जब मुल्तान पे गोरिल्ला मार टैक्टिक से आक्रमण होता है। मुल्तान को जला दिया जाता है। काकी ने मोहम्मद गोरी को यह कहा होता है, जरा इतिहास में देखो कि इन लोगों ने भारत में सिर्फ आक्रमण करके इतनी सुख समृद्धि पाली, तो जरा तुम सोचो कि अगर तुम दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए तो क्या हाल होगा। तो तुम आक्रमण की मत सोचो, तुम्हें दिल्ली की गद्दी पर बैठना है। सपना बहुत बड़ा दिखाया है। और काकी का कहना बिल्कुल सही है कि जब आक्रमण करके मोहम्मद बिन कासिम ने अरब का नक्शा पलट दिया, जब महमूद गजनवी ने 17 बार के आक्रमण में पूरा गजनवी साम्राज्य बना दिया, पूरे अफगानिस्तान से पाकिस्तान की सीमा रेखा तक, बलूचिस्तान तक, तो जरा सोचो अगर तुम्हारा कब्जा दिल्ली पर हो जाए तो क्या होगा। अब ऐसे में 1175 में पहला आक्रमण मोहम्मद गोरी का मुल्तान में जब होता है, तो यहां पे मुल्तान के शासक कौन होते हैं? यह होते हैं राजा मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय। यहां पर मुल्तान हारता है। मूलराज द्वितीय मोहम्मद गोरी से यह युद्ध हारते हैं और मोहम्मद गोरी की पहली जीत होती है। जी भर के पूरे मुल्तान को कई महीनों तक लूटा जाता है, 2 से 3 महीनों तक। मुल्तान में लगातार लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। जो इस्लाम में नहीं मानना चाहता है वो जजिया कर देगा, फिर से जजिया वसूला जाता है और यह बर्बरता चलती है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी वापस लौटता है गौर की तरफ। जब मोहम्मद गोरी लौटता है तो ये मुल्तान से अपने साथ 1800 से ज्यादा लोगों को गुलाम बनाकर ले गया था, बंधक बनाकर अपने साथ ले गया था, जिसमें महिलाएं भी थीं और पुरुष भी थे। महिलाओं को हरम में रखा जाएगा और जो पुरुष हैं उनसे दिन रात बधुआ मजदूरों की तरह काम कराया जाएगा, कोड़े मार के। अब जब काकी को पता लगता है कि मोहम्मद गोरी वापस आ रहा है तो काकी बहुत खुश हैं। काकी कहते हैं तैयारी करी जाए, मोहम्मद गोरी वापस आ रहा है, मेरा बच्चा वापस आ रहा है दिल्ली जीतकर।
सारी तैयारियां किया जाए, भव्य आयोजन किया जाए, गौर को सजा दिया जाए बिल्कुल दुल्हन की तरह। मोहम्मद गोरी वापस आता है, काकी बिल्कुल हाथों हाथ तैयार है उसे लेने के लिए। मोहम्मद गोरी अपने घोड़े से उतरता है, काकी के गले लग जाता है। गोरी बहुत खुश है, काकी भी बहुत खुश है। काकी का कहना है, मोहम्मद गोरी मेरे बच्चे, तूने मेरी नाक ऊंची कर दी, तू आखिरकार दिल्ली जीत कर आ ही गया। तो गोरी का कहना होता है, गुरुजी दिल्ली तो नहीं जीत कर आया हूं, मैं तो मुल्तान जीत कर आ रहा हूं, और आप देखो मैं मुल्तान से क्या क्या लेकर आया हूं, इतना सोना चांदी हीरे जवाहरात। मोहम्मद गोरी जिंदगी में पहली बार इतना सोना चांदी देख रहा होता है, हालांकि काकी ने भी नहीं देखा होता है। और बड़े खुशी खुशी उन 1800 से ज्यादा लोगों को पेश कर देता है काकी के सामने और अपने भाई ज्ञात अल्दीन महमूद के आगे। अब काकी का दिमाग घूम जाता है, काकी नाराज हो जाते हैं। काकी का कहना होता है, तुम्हें वापस आने की इतनी जल्दी क्यों थी? मोहम्मद गोरी, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें दिल्ली को जीतना है, और तुम केवल मुल्तान जीत के ही खुश हो गए। तुम मुल्तान से वापस क्यों चले आए? तुम्हें आगे बढ़ना था। तुमसे अच्छा तो महमूद गजनवी था, जिसने एक बार में आक्रमण किया तो लगातार भारत के अंदर दिल्ली से लेके यूपी और बिहार वाले रीजन तक लूटपाट करता हुआ चला गया। तुम वापस क्यों आ गए? अब मोहम्मद गोरी खड़ा है, दिमाग में सोच रहा है, यार इतना सब कुछ करके आया हूं, तारीफ करने की बजाय बुढ़ऊ ये सब कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं अभी भी। काकी समझ जाते हैं कि ठीक है, गरम खून है, ज्यादा भी मत कहो, कोई बात नहीं। लेकिन गौर में खुशी की लहर दौड़ चुकी है। गौर में बहुत समय के बाद इतनी धन दौलत आई है, लोगों को भी वहां पे सिक्के बांटे जाते हैं। लोग भी समझते हैं कि हां, जो गौर की बागडोर है, उनका जो नया सुल्तान है मोहम्मद गोरी, वो एक काबिल सुल्तान है और उसके हाथों में वो सुरक्षित है। लेकिन 2 वर्षों के बाद काकी फिर से मोहम्मद गोरी को तैयार करते हैं। इनका कहना होता है कि बेटा भारत तो जाना होगा, लेकिन इधर वाले जो शासक होते हैं, ये शासक अब पूर्णतः तैयार होते हैं कि किसी भी पश्चिम प्रांत से अगर आक्रमण होगा तो उसके लिए वो तैयार है। और इस बात का पता मोहम्मद गोरी को चल चुका है। तो मोहम्मद गोरी फैसला लेता है कि वो ऊपर से इधर पानी के रास्ते से नीचे की तरफ आएगा। ये अरब सागर है ना, और यहां से फिर आक्रमण करेगा भारत में, दक्षिण की तरफ से ऊपर की तरफ आएगा। ये गुजरात वाला रीजन और ऊपर ये राजस्थान वाला रीजन, ठीक है। तो ये तो पूरी लैंड है, वाटर किधर है? ये है। मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ नीचे उतर के पानी के रास्ते से गुजरात के उत्तरी हिस्से से एंटर करता है। और यहां पर उस टाइम पर सोलंकी वंश का शासन हुआ करता था। गुजरात से आप जैसे ही ऊपर आओगे तो दक्षिणी राजस्थान में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है माउंट आबू। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और माउंट आबू के शासक थे राजा भीमदेव द्वितीय, भीमदेव सेकंड। और ये जो माउंट आबू है ना, ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। अब ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, यहां पर सोलंकी वंश के जो जासूस हैं वो तैनात रहते थे हमेशा, जो कि पहाड़ियों पे मीलों दूर से देख लिया करते थे कि अगर कोई सेना साम्राज्य की तरफ बढ़ रही है तो। और इन जासूसों को पता लग जाता है कि कोई सेना दक्षिण की तरफ से आ रही है। राजा भीम देव द्वितीय को पहले ही पता लग जाता है
और ऐसे में भीमदेव द्वितीय की सेना तैयारी के साथ खड़ी होती है माउंट आबू में। क्या हो बेटा, देखते हैं। पूरी तैयारी के साथ आया होता है मोहम्मद गोरी, और यह ईयर है 1178, मतलब मुल्तान के 3 वर्षों के बाद 1178 एडी में माउंट आबू पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी, और इसी को बैटल ऑफ माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। और यह युद्ध भीमदेव द्वितीय और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। असला बारूद तो 3-4 दिन का लेकर आया होता है, लेकिन सब टाइम टाइम फेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अरावली की पहाड़ियों के अंदर जैसे ही मोहम्मद गोरी की सेना घुसती है, चारों तरफ से ऐसे तीर बरसते हैं कि सेना तितर बितर हो जाती है, सेना में भगदड़ मच जाती है। और कुछ ही देर के बाद मोहम्मद गोरी की गर्दन और भीमदेव द्वितीय जो है इनकी तलवार। राजा भीमदेव सेकंड जो है वो ऊपर से नीचे तक पहले मोहम्मद गोरी को देखते हैं और बोलते हैं, बेटा हो कौन और यहां आए क्यों हो? हमारी तो ऐसी कोई दुश्मनी है नहीं। मोहम्मद गोरी को पता होता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। काकी ने पढ़ा लिखा कर भेजा होता है, और आपको भी पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, जो कि महमूद गजनवी ने किया था। काकी ने लिखा पढ़ा कर भेजा होता है कि बेटा हिंदुस्तान के शासक निहत्तों पर वार नहीं करते हैं। फिर क्या था, मोहम्मद गोरी का ड्रामा चालू, क्योंकि गर्दन पे तलवार है भीमदेव द्वितीय की। तुरंत तलवार छोड़ के, सॉरी सर गलती हो गई, सर माफ कर दीजिए, प्लीज पापा माफ कर दीजिए। भीमदेव द्वितीय कहते हैं अब तू निहत्ता हो गया है तो मार तो सकते नहीं तुझे, लेकिन अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है मोहम्मद गोरी को। 3 से 4 दिन तक वहीं पर लटका के उल्टा बढ़िया से ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद चेतावनी के साथ छोड़ा जाता है कि दोबारा इधर की तरफ आने की हिमाकत मत करना। अब आप समझ रहे हैं, ये जो छोटी छोटी गलतियां भारत और भारत के शासक कर रहे हैं, इन्हीं गलतियों का खामियाजा हम आगे भुगतेंगे। बात आप समझ रहे हैं? हमारे देश पर लोग तलवार लेकर, भाले लेकर देश की छाती पर चीरने के लिए चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे राजे महाराजे धर्म युद्ध करने के लिए ही तैयार थे। उनका कहना था हम नियतों पर वार नहीं करते। यही सोचकर रावल रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ दिया था कि तू हमारा मेहमान है और तू निहत्ता आया है इस किले के अंदर, और तेरे ऊपर वार नहीं करेंगे हम। अगर वहीं खिलजी को मार दिया होता ना तो आगे कहानी ना बढ़ती, और वो तो बहुत आगे की कहानी है। अभी आप देखिए यहां पर ऑलरेडी फिर से वही गलती हो रही है। जब भी इनको मौका मिलेगा, ये जितने भी तुर्क इन्वेडर्स आ रहे हैं, इनको जब भी मौका मिलेगा ये कभी नहीं छोड़ेंगे। इनका ऐसा कोई धर्म नहीं है कि कोई निहत्ता है तो उसको छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ो, युद्ध तो युद्ध है। और वो बोलते भी है ना, इश्क मोहब्बत और युद्ध में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। लेकिन हम यही गलतियां धीमे धीमे करते जाएंगे, और जिसकी वजह से आप देखोगे भारत की जनता इसका खामियाजा भुगतेगी। मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया जाता है 3-4 दिन के बाद। गोरी अपनी सेना के साथ बेइज्जती झेलकर वापस लौटता है। काकी को पता लगता है उनका बच्चा आ रहा है। काकी फिर से पूरे गोर को सजवा देते हैं, कहते हैं अब तो दिल्ली जीत कर आ ही रहा है। क्या बात है। मोहम्मद गोरी जैसा ही पहुंचता है, काकी गले से लगा लेते हैं। काकी का कहना होता है मुझे पता था मेरे बच्चे तू दिल्ली जीत कर आएगा, लेकिन इस बार तेरे जख्म बहुत है। तो मोहम्मद गोरी गुस्से में एकदम से कटार निकालता है चमचम हुआ, और गुरु जी के ही पीछे भागता है।
मोहम्मद गोरी का कहना होता है दिल्ली नहीं जीत के आए हैं, पिट पिटा के आया हूं मैं, ये हालत करी है मेरी। और आज के बाद गोर पे ही रहूंगा, चाहे सुल्तान बनाओ और चाहे बिना सुल्तान के पद के। आज के बाद भारत की तरफ जाने को मत बोलना। आज के बाद कभी नहीं भारत जाऊंगा। सिर्फ बातें बनाया करते हो, यहां बैठ के झेलना मुझे पड़ता है वहां जाके। और जितनी सुख समृद्धि आनी थी आ चुकी मुल्तान से, अब मैं नहीं जाऊंगा। और सच में मोहम्मद गोरी कभी नहीं आने वाला था, लेकिन अब देखोगे आप इतिहास में ऐसे सरकमटेंसेस बनेंगे कि भारत खुद बुलाएगा मोहम्मद गोरी को आगे चल के। करीब 13 साल के बाद मोहम्मद गोरी के पास भारत की ही तरफ से बुलावा जाएगा, और स्पेशली मोहम्मद गोरी को भारत से ही बुलावा और आमंत्रण किया जाएगा कि आओ भारत आओ, और भारत की ही छाती पर चढ़ के बैठो। वो बोलते हैं ना डेस्टिनी, डेस्टिनी आपको बुलाती है। गोरी कभी नहीं आने वाला है। अब वो मूड बना चुका है कि जितनी धन दौलत आनी थी आ चुकी। वो मूड बना चुका है कि चाहे गरीबी में ही सही, लेकिन वो गुरीद वंश में ही रहेगा। अब वो भारत नहीं आएगा। थोड़ी बहुत लूटपाट आसपास के क्षेत्रों में करता रहेगा, वो उसी पे खुश है, क्योंकि वो समझ चुका है कि हर बार वो बच नहीं पाएगा जिस हिसाब से इस बार वो माउंट आबू से बचकर आया है। ठीक है, अब यहां से एक दूसरी कहानी जन्म लेती है। अब एक भारत की कहानी आप समझिए यहां पे। ठीक है, अब ये दोनों कहानी आगे चल के जुड़ जाएंगी, लेकिन फिलहाल एक नई कहानी की तरफ हम लोग आते हैं। ठीक है, और ये कहानी किसकी है? ये कहानी है पृथ्वीराज चौहान की। इस कहानी पर अब हम लोग ध्यान देंगे, ध्यान दीजिएगा। ये वो टाइम हुआ करता था जब ये वाला जो पूरा हिस्सा है ऊपर का, तब ये हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ऐसे राज्यों के नाम नहीं थे। ये जो ऊपर पूरा दिल्ली, ये जो ऊपर पूरा क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा क्या है? दिल्ली है। ये जो राजस्थान वाला पूरा रीजन है, ये रीजन अजमेर कहलाता था। ठीक है, और ये नीचे वाला जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये हिस्सा, दिस इज कॉल्ड कन्नौज। कन्नौज, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे गंगा बहती है और यमुना भी बहती है। तो जो यमुना नदी बह रही है, ठीक है, यमुना नदी जो बह रही है, ठीक है, तो यमुना के इस पार, यमुना के उत्तर की तरफ जितना हिस्सा है ये दिल्ली कहलाएगा, और यमुना के दक्षिण की तरफ जितना हिस्सा है ये कन्नौज कहलाएगा। ठीक है, ऐसा दिल्ली और कन्नौज के बीच में तय था। लेकिन उसके भी बाद कई बार विवाद होता रहता था जमीन को लेकर दिल्ली और कन्नौज के बीच में। विवाद क्यों होता था कि गर्मी के दिनों में नदी थोड़ी सिकुड़ती थी, काफी पानी सूखता था, तो नदी जैसे ही सिकुड़ती थी तो जमीन दिखती थी, और उस जमीन पर कब्जा करने की होड़ दिल्ली और कन्नौज के बीच में लगी रहती थी। अब ऐसे में दिल्ली के जो शासक थे, इनका नाम था सोमेश्वर चौहान। क्या नाम है इनका? सोमेश्वर चौहान। ये दिल्ली के शासक हैं। ठीक है, जबकि कन्नौज के जो शासक हैं, इनका नाम है राजा जयचंद। ठीक है, सोमेश्वर चौहान और राजा जयचंद दोनों लगभग हम उम्र हैं। दोनों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के बीच में होगी। दोनों ने अभी अभी नई नई बागडोर संभाली है। राजा जयचंद गढ़वाल वंश के थे। ये कौन से वंश के हैं? ये गढ़वाल वंश के थे, और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में ही गढ़वाल वंश की बागडोर संभाली है। और उसी तरीके से सोमेश्वर चौहान जो हैं, ये चहमना वंश के शासक थे। इसी को चहमना वंश बोल लीजिए या इसी को चौहान वंश बोल लीजिए, बात एक ही है। ये किसके शासक हैं? चौहान वंश के शासक हैं। ठीक है मेरे भाई।
दोनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच में है। दोनों ही योद्धा हैं। दोनों ही अभी अभी अपने साम्राज्य को संभालने वाले बने हैं। दोनों में ही गर्म खून है, दोनों में ही जोश है, स्फूर्ति है, और दोनों का ही विवाह होना है। ठीक है। अब जो राजा जयचंद है, ये थोड़ी ज्यादा उंगली किया करते थे, ठीक है, इस जमीनी विवाद को लेकर, जबकि सोमेश्वर चौहान इतना विवादों में नहीं पड़ते थे। और आप कभी भी देख लेना, जो पड़ोसी होंगे ना, उनको क्षेत्र को लेकर उनके बीच में विवाद ज्यादा होगा। चाहे आप कहीं की भी डेमोग्राफी उठाकर देख लीजिए। आप देखो, रशिया और यूक्रेन भी पड़ोसी हैं, जमीन को लेकर लड़ते रहते हैं। आप देखो, अमेरिका और मैक्सिको के बीच में भी बॉर्डर को लेकर विवाद है। भारत पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर को लेकर विवाद है। भारत चाइना को के बीच में बॉर्डर को लेकर विवाद है। दुनिया में आप लगभग ऐसे पड़ोसी देखते रहेंगे जिनके बीच में जमीनी विवाद है, जो कि पड़ोसी हैं। इवन आप घरों में भी देखेंगे, कई बार पड़ोसियों के बीच में तकरार हो जाती है। अब तो ऐसी दीवारें नहीं बनती, पहले बाउंड्री वगैरह बनती थी बहुत छोटी छोटी। तो वहां पे एक पता लगा, किसी ने एक गिलास रख दिया, अब गिलसिया गिर गई दूसरे की तरफ, तो पता लगा खड़ा हो गया डंडा लेके, मेरी तरफ कैसे आ गया, अपनी तरफ रखो। ठीक है। तो दिल्ली और कन्नौज के बीच में विवाद चलता रहता है। अब ऐसे में अजमेर के भी एक शासक हैं, और जो अजमेर के शासक हैं, इनका नाम है राजा आनंदपाल। क्या नाम है इनका? राजा आनंदपाल। अब ध्यान दीजिएगा, जो सोमेश्वर चौहान और जयचंद हैं, ये दोनों हम उम्र हैं, लेकिन जो राजा आनंदपाल हैं, वो इन दोनों की पिता की उम्र के हैं। मतलब उनकी उम्र करीब 45-50 साल हो चली है राजा आनंदपाल की। ठीक है। अब राजा आनंदपाल अजमेर के शासक हैं, और अजमेर जानता है भली भांति कि दिल्ली और कन्नौज के बीच में विवाद है जमीन को लेकर। तो जो राजा आनंदपाल हैं, इनका हमेशा से यह कहना था कि दोनों में से जो पहला ये आक्रमण करेगा दूसरे पर, मैं उसका साथ नहीं दूंगा। आनंदपाल का कहना था, यह भी एक अच्छे शासक थे, और इनका कहना था कि जिसके ऊपर आक्रमण होगा, अजमेर हमेशा उसी का साथ देगा। अब इसी की वजह से दिल्ली और कन्नौज दोनों शांत रहते थे। विवाद बीच बीच में होते थे, लेकिन आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि इनको पता था, राजा जयचंद को पता था कि अगर हमने आक्रमण पहले कर दिया तो अजमेर दिल्ली का साथ देगा। सोमेश्वर चौहान को पता है कि अगर दिल्ली ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो कन्नौज का साथ अजमेर देगा। तो इस वजह से पावर बैलेंस बढ़ी थी राजा आनंदपाल की वजह से। ठीक है। क्योंकि भाई इतना एक्सपीरियंस है, दिमाग तो है ही है कि कैसे शांत रखना है पड़ोसियों को। अब ऐसे में राजा आनंदपाल की जो बेटी है, इनका नाम है कर्पूरी। क्या नाम है? कर्पूरी राजकुमारी। अजमेर की राजकुमारी कौन है? कर्पूरी। अब बीच बीच में जो राजा जयचंद हैं, ये तलवार उठा लिया करते थे। जल्दी इनका टेम्परामेंट हाई हो जाता था, और तलवार उठा के दिल्ली पर कूच करने को तैयार हो जाया करते थे। तो इनके जो नोबल्स थे, इनके जो मंत्री थे, वो इनको रोकते थे कि अरे राजा साहब, शांति से, शांति से काम लो, आपके चक्कर में लेने देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही एक टाइम होता है जब जो नोबल हैं राजा जयचंद के, जो इनके मंत्री हैं खास, वो जयचंद को बोलते हैं कि राजा साहब, तलवार उठा के मत खड़े हो जाया करो हमेशा, कभी कभी सुई से भी बात बन जाती है। अब तुम्हें शर्ट सिलनी है, सुई से ही सिलेगी ना, कि तलवार से सिल दोगे, पता लगा शर्ट का कवा बन जाएगा, उस शर्ट की जगह रुमाल और तौलिया बना दोगे तुम उसका। तो कहते हैं कि आप जरा दिमाग से सोचिए, हमारे सामने, हम जब भी दिल्ली पर आक्रमण करने जाते हैं, हमारे सामने अजमेर आ जाता है। तो आप देखिए ना, आपका भी विवाह होना है, आप नए नए शासक बने हो, और इधर राजा आनंदपाल अपनी बेटी राजकुमारी कर्पूरी देवी के लिए एक योद्धा देख रही हैं। तो क्यों ना आप राजा आनंदपाल से कर्पूरी देवी का हाथ मांग लीजिए। अगर आपकी शादी राजकुमारी कर्पूरी देवी से हो गई
तो अजमेर तो ऑटोमेटिकली ही आपके कंट्रोल में आ जाएगा। अजमेर आपका। राजा जयचंद कहते हैं, व्हाट एन आइडिया सर जी, क्या गजब का आइडिया तुमने दिया है। राजा जयचंद कहते हैं, यार थालियां आलियां सजाओ, एकदम तैयारी करो। फल की टोकरियां तैयार करी जाती हैं, ड्राई फ्रूट्स की टोकरियां। कहते हैं चलो अजमेर कूच करेंगे। अजमेर में राजा आनंदपाल को पैगाम भिजवा दिया जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद अजमेर घूमने आना चाहते हैं। राजा आनंदपाल बड़े खुश हैं कि पड़ोसी शासक आ रहे हैं उनके यहां। राजा आनंदपाल भी कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं, आइए। गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाता है अजमेर में राजा जयचंद का। राजा जयचंद को अगले 8-10 दिनों तक राजा आनंदपाल अजमेर की जगह जगह वादियों में घुमाते हैं। राजा जयचंद बड़े खुश हैं, आनंदपाल भी बड़े खुश हैं कि इससे राजनीतिक संबंध भी अच्छे बनते हैं। और राजा आनंदपाल भी एक दिलेर शासक थे, आओ भगत में लगे हुए हैं, सीनियर हैं तो क्या हुआ, जमीन से जुड़े हुए थे। 8-10 दिन जब हो जाते हैं और राजा जयचंद के वापस लौटने का नंबर जब आता है, तो राजा आनंदपाल का कहना होता है कि राजा जी, अगर किसी स्पेशल रीजन से आए हो तो बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब राजा जयचंद अपने दिल की बात खोलते हैं। राजा जयचंद का कहना होता है कि हम दरअसल राजकुमारी कर्पूरी देवी का हाथ मांगने आए थे आपसे। अगर आपको ऐतराज ना हो तो हम राजकुमारी कर्पूरी देवी को कन्नौज की रानी बनाना चाहते हैं, उनसे विवाह करना चाहते हैं। राजा आनंदपाल मुस्कुरा देते हैं और उनका कहना होता है कि हमें थोड़ा समय दीजिए, हमें राजकुमारी कर्पूरी देवी से पूछना होगा। और मैं तो चाहता ही हूं कि मेरी बेटी का विवाह एक योद्धा से हो, एक शासक से हो। और आप एक अच्छे योद्धा भी हैं और शासक भी हैं, कन्नौज के प्रतापी शासक हैं, तो हमें तो कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन एक बार कर्पूरी देवी से पूछना पड़ेगा और उनसे एक बार विचार विमर्श करके हम आपको जवाब देते हैं। राजा जयचंद खुशी खुशी लौटते हैं। राजा आनंदपाल के द्वारा लौटते टाइम उनको विदाई दी जाती है। खूब सोने चांदी की मोहरें। जयचंद वापस आते हैं, इंतजार करने लगते हैं कन्नौज में। अब इधर राजा आनंदपाल राजकुमारी कर्पूरी देवी से पूछते हैं कि बेटी ऐसा ऐसा प्रस्ताव आया है, क्या करना चाहिए। तो जो राजकुमारी कर्पूरी होती हैं वो अपने पिता आनंदपाल के सामने हाथ जोड़ लेती हैं और उनका कहना होता है कि पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह करना चाहेंगे मैं उससे विवाह करने को तैयार हूं। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, आप बेहतर समझते हैं। अब देखो, राजा आनंदपाल के हाथ में छोड़ दिया है कर्पूरी देवी ने, और राजा आनंदपाल जब अपने आसपास देखते हैं तो उनको सोमेश्वर चौहान से बेहतर शासक कोई नहीं दिख रहा होता है। क्योंकि राजा आनंदपाल राजा जयचंद को डिसलाइक भी नहीं करते होते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन राजा जयचंद और सोमेश्वर चौहान के बीच में जब कंपैरिजन किया जाए तो राजा जयचंद के अंदर पेशेंस नहीं था। ये बात बात पर विवाद को लेकर खड़े हो जाते थे। लेकिन सोमेश्वर चौहान वहीं दिल्ली और दिल्ली के लोगों को प्रोटेक्ट करने की अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे। तो ऐसे में राजा आनंदपाल दिल्ली के राजा सोमेश्वर चौहान के पास जाते हैं अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर, और उनका कहना होता है कि हम आपके सामने अपनी बेटी का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और सोमेश्वर चौहान हां बोल देते हैं। और जैसे ही हां बोलते हैं तो आसपास के जितने भी प्रांत होते हैं हर जगह पर इनविटेशन कार्ड भेजे जाते हैं। किसकी शादी के? सोमेश्वर चौहान
और राजकुमारी कर्पूरी देवी की शादी के। अब राजा जयचंद इंतजार कर रहे हैं कि कब एक्सेप्टेंस आएगा शादी का। अचानक से एक दूत पहुंचता है और राजा जयचंद तक खबर पहुंचवाई जाती है कि अजमेर से एक दूत आया है इनविटेशन लेकर किसी चीज का। तो राजा जयचंद फूले नहीं समाते, उनका कहना है जाओ बुला के लाओ भाई, ससम्मान उसको अंदर लाया जाए, जल्दी जाओ, बिल्कुल उसे धूप में ना खड़ा करो, तुरंत लेके आओ अंदर। अब उस दूत को अंदर लाया जाता है, वो दूत पढ़ना चालू करता है, वही इनविटेशन कार्ड, ओम गणेशाय नमः, और उसमें लिखा होता है क्या, सोमेश्वर चौहान वेट्स कर्पूरी देवी, वेन्यू ये है अजमेर में, बैंड की ये तारीख है, इतने बजे पहला बैंड है, इतने बजे बारात हमारे निवास स्थल यहां से उठेगी और वहां तक जाएगी। और नीचे छोटा छोटा कार्ड में लिखा हुआ है मेली बुआ की शादी में जलूल जलूल आना। समझ रहे हो? तो यहां पर शादी का कार्ड ऑलरेडी पहुंच चुका है। अब राजा जयचंद के काटो तो खून नहीं, यार ये क्या हो गया। ऊपर से राज दरबार में जो बाकी लोग होते हैं उनमें से कई लोगों को हंसी आ जाती है कि ये क्या हो गया। अब अपमान का घूंट है, पीना तो पड़ेगा, करेंगे क्या। इधर सोमेश्वर चौहान और राजकुमारी कर्पूरी का विवाह होता है। राजा जयचंद के साथ तो वही हालत है। रांझना पिक्चर देखी है ना, जिसमें वो कहता है मोहल्ले का प्यार डॉक्टर और इंजीनियर उठाकर ले जाते हैं। इनके साथ वही वाला हिसाब किताब है। ठीक है। अब इस टाइम पर विवाह तो करने होते थे, आज की तरह नहीं कि विवाह बिना किए भी काम चल जाएगा। तब तो करने होते थे विवाह, क्योंकि कुल कैसे चलेगा, साम्राज्य खत्म हो जाएगा, कुल तो चलाना है, तो विवाह तो करना पड़ेगा। अब राजा जयचंद भी विवाह करते हैं। इधर सोमेश्वर चौहान का भी विवाह होता है, इधर राजा जयचंद का भी विवाह हो जाता है। सोमेश्वर चौहान को कुछ समय के बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है और इस बेटे का नाम क्या है, राय पिथौरा। क्या नाम है, राय पिथौरा। और यही जो राय पिथौरा है, बड़े होकर जब ये राजकुमार बनते हैं दिल्ली के 14 साल की उम्र में, तो इन्हीं का नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान। इन्हीं का पूरा नाम क्या है, पृथ्वीराज चौहान। अब दूसरी तरफ जयचंद को एक बेटी की प्राप्ति होती है, एक पुत्री की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर चौहान का एक बेटा है, राजा जयचंद की पुत्री है, और इनका नाम है संयोगिता। क्या नाम है, संयोगिता। ठीक है भाई। अब सौदागर मूवी चालू होने वाली है। ठीक है। पहले आप देख रहे हो इधर लड़की थी, इधर लड़का था। अब आप देख रहे हो इधर लड़का हो गया और इधर लड़की है। ठीक है। राजा जयचंद धीमे धीमे वृद्ध हो रहे हैं, कई साल हो गए विवाद को हुए, अब कुछ कर तो सकते ही नहीं। इधर राजा आनंदपाल अपनी बेटी की शादी करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं, और राजा आनंदपाल जैसे ही राय पिथौरा राजकुमार बनते हैं दिल्ली के, राजा आनंदपाल अपने पोते पृथ्वीराज चौहान उर्फ राय पिथौरा को अजमेर की बागडोर भी दे देते हैं। तो अब ये वाली बात तो रही ही नहीं कि अजमेर दिल्ली का साथ देगा। इवन अजमेर और दिल्ली तो एक हो गए अब, क्योंकि दोनों के संबंध हैं। ठीक है। तो दोनों ही एक हो गए। पृथ्वीराज चौहान के हाथों में दिल्ली के साथ साथ अजमेर की भी बागडोर है। ठीक है। अब सोमेश्वर चौहान वृद्ध हो रहे हैं, राजा आनंदपाल ये सब करने के बाद, अजमेर की बागडोर देने के बाद वो वानप्रस्थ हो जाते हैं। वानप्रस्थ का मतलब ये वो टाइम हुआ करता था जब लोग अपने जीवन को 4 चरणों में जिया करते थे। ठीक है। 4 चरणों में। पहला चरण जो होता था वो गुरुकुल होता था। बच्चा पैदा हुआ है तब से लेकर 25 वर्ष तक गुरुकुल का मतलब वो पढ़ाई करता था।
सारी राजनीतिक रणनीतिक शिक्षा दीक्षा ले लेता था। 25 से लेकर 50 साल का जो टाइम पीरियड है उसको गृहस्थ कहा जाता था। मतलब उसमें विवाह करता था, बच्चे पैदा करता था और अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी जीता था। जैसे ही वो 50 साल का होता था उसके बाद वो वानप्रस्थ हो जाता था। वानप्रस्थ का मतलब राजपाट छोड़कर वनों की तरफ निकल जाता था। और 75 से 100 वर्ष के बीच की जो उम्र है उसको कहा जाता था सन्यास। सन्यास का मतलब यह है कि उसके बाद वो मोक्ष की ओर बढ़ जाता था, ध्यान लेना शुरू कर देता था और एक समय के बाद खाना पीना छोड़कर वो अपनी देह त्याग देता था वहीं जंगलों में। तो राजा आनंदपाल जो है अब ये वानप्रस्थ हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं, अब ये वनों की ओर चले गए हैं। इधर सोमेश्वर चौहान भी वृद्ध हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो राय पिथौरा और पृथ्वीराज चौहान है बचपन से ही जैसे खून उबाल मार रहा है। 14 साल की उम्र में जब राजकुमार बनते हैं तो उस समय में ही युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति की ऐसी विद्याएं पता है कि चारों तरफ डंका बज रहा है। जब 16 साल की उम्र के होते हैं तो अजमेर और दिल्ली की बागडोर एक साथ संभाल रहे होते हैं और सोमेश्वर चौहान यह फैसला लेते हैं कि अब जो पृथ्वीराज चौहान है ये दिल्ली के राजा ही बन जाए तो बेहतर है, क्योंकि इन्हें कोई भी शक नहीं है कि इनका बेटा संभाल नहीं पाएगा। और जैसे ही ये दिल्ली के शासक बनते हैं पूरे भारत में हर एक प्रांत में यह खबर पहुंच जाती है कि दिल्ली की गद्दी पर कोई शूरवीर शासक बैठा है। पृथ्वीराज चौहान की जब तलवार चलती थी ना तो ऐसा लगता था जैसे बिजली कौंध रही हो। जब उनके हाथ से भाला छूटता था ना तो ऐसा लगता था कोई आधुनिक समय का रॉकेट छूटा हो हाथ से। जब वो भाला फेंकते थे ना अपना तो एक बार में 3-3 लोगों की छातियां छेद जाता था भाला। एक एक बार में पूरा पूरा घोड़ा छिद जाता था। हाथों में वो ताकत थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज उनका निशाना। पृथ्वीराज चौहान का निशाना ऐसा जिसका जिक्र इतिहास में सिर्फ 3 या 4 बार ही किया गया है। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी विद्या आती थी जो कि इस समय पर 12वीं शताब्दी में या उसके बाद भारत की जमीन पर किसी भी शासक को नहीं आई। शब्द भेदी विद्या का मतलब यह है कि आंख बंद करके सिर्फ कानों से सुन के तीर के थ्रू निशाने को भेद देना। जब आप इतिहास में बड़े बड़े टेक्स्ट को पढ़ते हैं, महाकाव्यों को पढ़ते हैं, तब आपको पता लगेगा यह विद्या सिर्फ चंद लोगों को ही आती थी। एक तो राजा दशरथ के साथ इस विद्या का जिक्र किया जाता है। जब राजा दशरथ नदी के किनारे पर, सरयू नदी के किनारे पर रात में आवाज सुनते हैं पानी की, तो उन्हें लगता है कोई जानवर है जो कि पानी पी रहा है, तो उसका शिकार करने के लिए तीर छोड़ते हैं और वो तीर श्रवण कुमार को लग जाता है। उन्हें शब्दवेदी विद्या आती थी। ठीक है, या तो अर्जुन के साथ जिक्र किया गया है और कर्ण के साथ जिक्र किया गया है, और या तो फिर सीधे पृथ्वीराज चौहान के साथ जिक्र किया गया है। पृथ्वीराज चौहान के बाद कोई हुआ नहीं जिसको वो विद्या आई हो। तो ये चीजें जितने भी शासक हैं उन सबको पता है। दूसरी तरफ जो राजा जयचंद है इनका माइंडसेट भी समझ लीजिए, क्योंकि अब वृद्ध हो रहे हैं। इनको पता है अब ये कभी भी दिल्ली से नहीं लड़ सकते और दिल्ली की गद्दी पर अब एक नया शासक बैठा है पृथ्वीराज चौहान। कैसे लड़ लोगे उससे? आप तो बूढ़े हो रहे हो, आपकी अब एक बेटी भी है। तो राजा जयचंद अब शांत हो चले हैं। ठीक है, लेकिन फिर ऐसा क्या होगा कि दिक्कतें पैदा होंगी। सारी चीजें यहां पर सही चल रही हैं। अब इसी बीच में क्या है, यमुना के किनारे पर एक गांव हुआ करता था। ठीक है, छोटा सा प्रांत है, गांव नहीं, एक छोटा सा प्रांत है मान लीजिए। और यहां पर एक छोटे से प्रांत की एक राजकुमारी है। उनके स्वयंवर का आयोजन किया जाता है, मतलब उनका विवाह हो रहा है। ठीक है, अब स्वयंवर का मतलब यह होता था कि आसपास के राजाओं को बुलाया जाता था और एक कोई टास्क रखा जाता था। उस टास्क में अपना शक्ति प्रदर्शन करना होता था।
जो राजा भी उस टास्क को पूरा कर देगा और राजकुमारी उसके बाद जिसके भी गले में वरमाला डाल देंगी, उन्हीं से विवाह संपन्न मान लिया जाएगा, उन्हीं से फिर धूमधाम से विवाह हो जाएगा। इस प्रथा को स्वयंवर के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर स्वयंवर रखा जाता है, आसपास के जितने भी राजे महाराजे हैं सबको बुलाया जाता है। ठीक है। अब ये जो छोटे प्रांत की जो राजकुमारी है, इनकी सहेली या आप बोल सकते हो इनकी जो फ्रेंड है वो है संयोगिता। कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता इनकी फ्रेंड है। तो संयोगिता जाती हैं स्वयंवर अटेंड करने। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान के पास भी भेजा जाता है संदेश। यह वो टाइम होता है कि राजे महाराजे पहले से ही बता देते थे कि हम स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं या फिर हम स्वयंवर में आपके सम्मान के लिए आ रहे हैं। मतलब जरूरी नहीं कि कोई शासक आ रहा है तो स्वयंवर में हिस्सा लेगा। कोई शासक केवल सम्मान स्वरूप भी जा सकता था। तो पृथ्वीराज चौहान का कहना होता है हम आपके स्वयंवर में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं, हम आपके सम्मान के लिए उपस्थित होने आ रहे हैं स्वयंवर में। कोई बात नहीं, स्वयंवर का आयोजन चल रहा है। दूर दराज से, आसपास के क्षेत्रों से बहुत सारे राजे महाराजे राजकुमार आए हुए हैं। सबका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। राजकुमारी संयोगिता भी इन राजकुमारी के साथ है। सब देख रही हैं सारी राजकुमारियां कौन कौन कहां कहां से आया है। अब ऐसे में अचानक से अनाउंस होता है कि भारत में दिल्ली के, समस्त दिल्ली, साथ में अजमेर के शासक, पूरे भारत के सबसे ज्यादा शूर प्रतापी शासक पृथ्वीराज चौहान का आगमन हो रहा है। और उनके आते ही हर कोई अपनी अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है। लोगों को यह लग रहा होता है कि एक बार झलक देखने को मिल जाए पृथ्वीराज चौहान की। अभी तक तो केवल सुना है कि कोई इतना बड़ा शासक है। और आसपास के उत्तर भारत के जितने भी क्षेत्र थे वो सब पृथ्वीराज चौहान को टैक्स भी देते थे। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली पर शासन कर रहा है उसकी जिम्मेदारी भी बनती है कि वो पश्चिम से भारत को प्रोटेक्ट करके रखेगा। पृथ्वीराज चौहान की जब एंट्री होती है, बराबर में तलवार लगी हुई, लाल रंग की पगड़ी, चमचमाता चेहरा, एक अलग ही तेज चेहरे में, मूंछों पर ताव देते हुए हर कोई खड़ा बिल्कुल दंग रह रहा है। चारों तरफ से फूल की बरसात हो रही है और जितनी भी राजकुमारियां हैं उन सब की नजर सिर्फ पृथ्वीराज चौहान पर। और उनमें से एक है संयोगिता। संयोगिता तो जैसे देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गई, होश ही नहीं है कहां है, केवल आंखें निहार रही हैं पृथ्वीराज चौहान को। सेम वैसा ही मान लीजिए जैसे जब हमारे देश में होता है ना, लोग शादी आदि में जाते हैं तो लौंडे जाते हैं दूसरे लड़के का ब्लेजर मांग के, भाई थोड़ा परफ्यूम देना आके। उसके बाद शादी में पहुंचते हैं, उधर से कोई आई होती है, फिर देखकर लव एट फर्स्ट आई साइड होता है। नैन मटक्का होने के बाद उसके बाद नंबर एक्सचेंज किए जाते हैं। उसके बाद व्हाट्सएप और फेसबुक पे चर्चाएं चालू होती हैं। उसके बाद मोहब्बत मुकम्मल होती है। उसी तरीके का यह स्वयंवर बन चुका है। पृथ्वीराज चौहान को नहीं पता है कि कन्नौज की कोई राजकुमारी है संयोगिता। उन्हें यह भी नहीं पता है कि कौन कौन सी आंखें उनको देख रही हैं। पृथ्वीराज चौहान तो बैठे हैं, हर कोई इनकी आवभगत में लगा हुआ है। यह स्वयंवर संपन्न होता है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान वापस आ जाते हैं दिल्ली और संयोगिता भी वापस कन्नौज आ जाती है। अब इसके आगे क्या होगा यह कहानी कल की क्लास में होगी। ठीक है भाई, आज की बात यहीं तक रहेगी। तो आज की कहानी सस्पेंस पर ही छूटती है। अब इसके आगे आप देखोगे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की लव स्टोरी की कहानी। उसमें आप देखोगे फिर एक विलन की भी एंट्री होगी, अमरीश पुरी की एंट्री होगी। ठीक है, तो आज की बात यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में इसके आगे की स्टोरी बढ़ेगी।
चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।